सुप्रभात बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 कक्षा चौथी विषय हिंदी पुस्तक अनुपम हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें परिभाषाएं और भेद बताए गए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, जिसका अर्थ है वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, यानी ऐसी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, ई, कै, च, ख, रै। हम इनके और टुकड़े नहीं कर सकते। किंतु बच्चों, यदि हम शब्द लिखते हैं और शब्द में कमल शब्द लिखते हैं और कमल लिखते हैं तो हम उनके टुकड़े कै जमा मैं जमा ले करके कर सकते हैं। किंतु ए, ई, कै, च, ख, रै, पै, फै, बै, भै, मैं हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। तो बच्चों, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, अब बारी आती है वर्ण के भेदों की। वर्ण के 2 भेद होते हैं, यानी अब है वर्ण के भेद। पहला भेद स्वर, दूसरा भेद व्यंजन। पहला भेद स्वर और दूसरा भेद व्यंजन। बच्चों, इन स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनती है वर्णमाला। देखिए वर्ण। बच्चों, जिस प्रकार एक धागे में मोतियों को पिरोने पर वो माला बन जाती है, उसी प्रकार वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखने पर या व्यवस्थित रूप से लिखने पर वह वर्णमाला बनती है। तो देखिए बच्चों, परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, या बच्चों वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। और बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि स्वरों और व्यंजनों को जब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है तो वह वर्णमाला बन जाती है। उसी प्रकार बच्चों, मैंने आपको बताया कि धागे में मोतियों के पिरोने पर वो माला भी बनती है। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। तो हमारी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। बच्चों, देखिए वो कौन कौन से हैं। अब बारी आती है स्वर। स्वर, जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। या बच्चों, ये भी कह सकते हो कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। तो बच्चों, स्वर मैंने आपको अभी बताया कि 11 होते हैं और अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं वे 11 स्वर। तो हिंदी में 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, ये 11 स्वर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो अब बारी आती है स्वर के भेदों की। स्वर के भेद। बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। बच्चों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अभी जो मैंने आपको 11 स्वर बताए बच्चों, वे 11 स्वर भी इन भागों में बटे हुए हैं। देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर।
ह्रस्व का अर्थ है लघु तथा छोटा, या तो लघु कहिए या छोटा। तो ह्रस्व का अर्थ है लघु अथवा छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ये 4 होते हैं। देखिए, ए, ई, उ, री, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि ये स्वर ह्रस्व स्वर हैं। आगे देखिए, दीर्घ स्वर। दीर्घ, बच्चों दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों ये भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगने समय में होता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब बच्चों बारी आती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। यानी प्लुत स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर से तिगुने समय में होता है। बच्चों इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है। हम ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हम स्वर लंबा लेते हैं। तो बच्चों जैसे ओम यहाँ ई प्लुत का चिन्ह है, ओम। तो बच्चों ह्रस्व स्वर से तिगुने समय में प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। तो बच्चों अब बारी आती है व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, किंतु जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं और उनके साथ हलंत लगा होता है। हलंत लगने के कारण ही ये आधे होते हैं, और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें ए की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब देखिए व्यंजन। देखिए व्यंजन मैंने आपको बताया था 33 होते हैं, और किस प्रकार होते हैं देखिए, के, खे, गे, घे, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। तो बच्चों ये हैं आपके व्यंजन। और देखिए व्यंजन प, फ, ब, भ, म, और य, र, ल, व, श, श, स, है। तो बच्चों ये कुल 33 व्यंजन हैं। अब इसके अलावा हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पर 3 का वर्णन है। देखिए अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। आगत वर्ण होते हैं, ज के नीचे नुक्ता लगा है, फ के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा है, और आ के ऊपर अर्धचंद्राकार। बच्चों ये आगत वर्ण है, यानी ये हमारी भाषा के वर्ण नहीं है, ये अन्य भाषाओं से लिए गए वर्ण हैं। जब हम लिखते हैं मेज तो उस समय पर ये होता है आगत, और जब हम लिखते हैं फर्ज, क्योंकि उनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है, तो ये होते हैं आगत शब्द। डॉक्टर, चॉकलेट, टॉफी, बच्चों ये सभी आगत शब्द हैं। अब देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यसथ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि व्यंजन 33 होते हैं, और कैसे मैं तक 25, और फिर होते हैं अंत्यसथ व्यंजन य, र, ल, व, 25 और 4 29, श, श, स,
है। फिर ये 4 हो गए, 29 और 4 33। इस प्रकार ये 33 व्यंजन होते हैं। आगे देखिए बच्चों, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु और जीवा मुख के भागों को स्पर्श करती है, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जीवा और मुख के सभी भागों से स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, और इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु जीवा मुख के सभी भागों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन है। आगे देखिए, अंत्य सत व्यंजन। अंत्य मतलब अंदर, भीतर, मध्य और बीच का हिस्सा। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। तो यानी इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है और जीवा इनके मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। बच्चों, ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। अभी मैंने आपको बताया कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन और य, र, ल, व अंतसत व्यंजन। अब पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन प्यारे बच्चों, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, गर्मी देना। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण जब होता है तो मुख से गर्म हवा निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा को भी पैदा करती है और मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 होते हैं, श, श, स, है। आगे देखिए बच्चों, मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। बच्चों, स्वरों के साथ उनकी कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उनके वही मात्रा कहलाते हैं। ये स्वरों और व्यंजन दोनों पर प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, ए स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। बच्चों, ए अमात्रिक है यानी बिना मात्रा का है। जो इसके अलावा स्वर हैं उन सभी पर मात्राएं हैं, उनके कुछ चिन्ह हैं, वही मात्रा कहलाते हैं। आगे देखिए बच्चों, मात्राएं। अब देखिए, स्वर, मात्रा, फिर वर्ण मात्रा के साथ। ए मात्रा कोई नहीं होती यानी अमात्रिक है, तो कै के साथ जब हम ए लगाएंगे तो कै बनेगा। फिर शब्द के रूप में कमल और कर। बच्चों, ये 12 खड़ी के रूप में मैं इन्हें समझा रही हूँ, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देखिए, आ, जब हम कै के साथ आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे बनेगा का, और शब्द बनेगा काला और कपड़ा। ई, मैं के साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो मी, तो मिठाई, मिठास। से के साथ बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे सी, तो सीख, सीमा। कै के साथ छोटे ऊ का प्रयोग करेंगे तो कु, तो कुली और कुम्हार। आगे देखिए बच्चों, ऊ, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग चै के साथ तो बना चू, चूना, चूरमा। री की मात्रा का प्रयोग कै के साथ क्री, तो कृषि और कृष्ण। ए के साथ बच्चों, ठे के साथ ए की मात्रा का प्रयोग ठेला और ठेस। आई की मात्रा का प्रयोग मैं के साथ करते हुए मेला, मैच। ओ की मात्रा का कै के साथ प्रयोग को, कोयल, कोमल। औ की मात्रा का प्रयोग कै के साथ तो कऊ, कौन और कौतूहल। इस तरह ये हुए स्वर और उनकी मात्राएं। बच्चों, स्वरों के निर्धारित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार तथा विसर्ग को ए के साथ जोड़कर लिखा जाता है, अंग और अह लिखा जाता है। बच्चों, हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जैसे देखिए, कंघा, पंखा, और पंखा के साथ हम यहाँ पर कंघा का प्रयोग करें। इन दोनों शब्दों पर बच्चों अनुस्वार है और ये वर्ग का 5म अक्षर के रूप में प्रयुक्त होते हुए अनुस्वार का प्रयोग है। अह के साथ ए के साथ विसर्ग चिन्ह लगे हैं, जैसे अतः,
और प्रातः स्वतः। बच्चों ये इनका जब उच्चारण करते हैं विसर्ग का तो इसमें है का प्रयोग होता है, यानी है की आवाज निकलती है। तो बच्चों अनुस्वार और विसर्ग न स्वर होते हैं न व्यंजन, ये अयोगवाह होते हैं, केवल इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो बच्चों ये अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं। अनुनासिक, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांधी, आंगन। बच्चों अनुनासिक का उच्चारण स्वर और व्यंजन इन दोनों पर किया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों पर किया जाता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो नाक और गले दोनों से आवाज आती है। बच्चों इसे हम चंद्रबिंदु भी कह सकते हैं। तो इसका चिन्ह होता है अर्धचंद्राकार के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग। बच्चों अनुस्वार वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है, यानी हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो है अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। हलंत, जब व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं तो हलंत का प्रयोग होता है, जैसे क, च, ट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और व्यंजन आधे होते हैं, इसीलिए उनके साथ हल चिन्ह या हलंत लगा होता है। तो बच्चों हलंत का ज्यादातर प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। अर्धचंद्र, यह विदेशी ध्वनि जिसे आगत नाम से जाना जाता है, इसे आगत चिन्ह भी कहा जाता है। बच्चों इसमें आधा चांद होता है, इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये अर्धचंद्राकार या आगत चिन्ह के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिसर, कॉलोनी, कॉफी, चॉकलेट, टॉफी आदि। ये सभी शब्द बच्चों आगत शब्द हैं, अन्य भाषाओं से लिए हुए शब्द हैं। वर्ण संयोग, वर्णों को जोड़कर लिखना। बच्चों वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। मैंने अभी आपको व्यंजन समझाए थे और व्यंजन में मैंने आपको 33 व्यंजन के बाद संयुक्त वर्ण बताए थे। अक्षय, त्रय, शय, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये चारों जो हैं आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। अक्षय बनता है क हलंत जमा शय, त्रय बनता है तय हलंत जमा रय और ज्ञ बनता है जय हलंत जमा य। आगे देखिए वर्ण विच्छेद। बच्चों वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना, किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। बच्चों शब्द के प्रत्येक वर्ण को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद प्रक्रिया कहलाती है, यानी एक शब्द को जब अलग अलग करके लिखते हैं वर्णों के रूप में तो वह वर्ण विच्छेद होता है। देखिए वर्ण विच्छेद। भवन, बच्चों जो अमात्रिक शब्द होते हैं जिन पर कोई मात्रा नहीं होती वहां पर ए स्वर जोड़ा जाता है, क्योंकि व्यंजन आधे होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ए जोड़ा जाता है। तो भवन वह हलंत जमा ए, वह हलंत जमा ए, न हलंत जमा ए बन गया भवन। बादल, बच्चों यहाँ पर मात्रा है तो ब के साथ आ की मात्रा है तो आ स्वर जोड़ेंगे, बे हलंत जमा आ, द हलंत जमा ए, मैं हलंत जमा ए। मौसम, हमने बादल में किया ले हलंत जमा ए। मौसम में देखिए मैं हलंत जमा औ जमा से हलंत जमा ए जमा मैं हलंत जमा ए बन गया मौसम। विश्वास, बच्चों वह हलंत जमा ई से बना वी और शय हलंत से बना शय। हम यहाँ पर ए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि शय आधा है। बच्चों जमा वह हलंत जमा आ जमा से हलंत जमा ए बन गया विश्वास। प्रतिज्ञा, बच्चों प्रतिज्ञा में यहाँ पर संयुक्त वर्ण है तो ज्ञ को तोड़कर लिखेंगे, यानी उनके उन दोनों वर्णों को लिखेंगे जिनकी सहायता से ज्ञ बनता है। तो पे हलंत जमा रे, हलंत जमा ए, रे में भी हलंत लगेगा, जमा ते हलंत जमा ई जमा जय हलंत जमा ये जमा हलंत जमा आ बन गया प्रतिज्ञा। अप्सरा, बच्चों ए खुद एक स्वर है तो इसके साथ स्वर नहीं लगेगा, तो है ए जमा पे हलंत
जमा से हलंत जमा ए जमा रे हलंत जमा आ, बन गया अप्सरा। तो बच्चों जहां पर आधा वर्ण होता है वहां उसके साथ ए नहीं लगाएंगे, और जहां खुद एक स्वर है वहां पर दूसरा स्वर ए नहीं लगाएंगे। और जहां संयुक्त वर्ण होते हैं तो उनके दोनों अलग अलग वर्णों को उनके साथ लिखेंगे, और जिनमें मात्राएं हैं वहां पर उन स्वरों को लिखेंगे जिसकी मात्रा है। रे के विभिन्न रूप बच्चों, जब पदेन के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां पर रे पूरा होता है। तो देखिए के हलंत जमा रे, हलंत जमा ए, जमा में हलंत जमा ए। क्रम बच्चों ये जो पैर में लगा है इसे हम कहते हैं पदेन रे। कर्म ये बच्चों जो शीर्ष पर लगता है उसे हम कहते हैं रेफ। के हलंत जमा ए, जमा रे हलंत जमा में हलंत जमा ए, बन गया कर्म। वो है क्रम और ये है कर्म। क्रम यानी लगातार चलने वाली गति, और कर्म होता है काम या कार्य। गुरु बच्चों रे पर जब हम की मात्रा लगाते हैं तो उसके पेट पर वह मात्रा लगती है, न कि उसके नीचे। तो गे हलंत जमा उ, जमा रे हलंत जमा उ। छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा ही लगेगी, तो बन गया गुरु।